हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में हमने सीखा था टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप कितने होते हैं। तो आज हम उसी टेंस में से पहला जो आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में कुछ सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पहचान से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि हम ज़्यादातर हिंदी भाषा में बात करते हैं और हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हम उसे हिंदी में व्यक्त करते हैं या अन्य लैंग्वेज में व्यक्त करते हैं। तो कई बार अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप हिंदी की भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में असुविधा होती है। और जब कभी भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल आता है हिंदी भाषा का। तो वाक्य को या आपके जो विचार है उसको आप पहले आप हिंदी में अपने माइंड में सेट करते हैं। बाद में आपको जितनी जानकारी है ग्रामर की उसके अकॉर्डिंग आप उसको फ्रेमिंग करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में, और फिर उसके बाद में आप अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं, आपके भाव को व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में पहचान दिया हुआ है, हिंदी भाषा का भी इसमें उपयोग किया हुआ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और दूसरा वजह यह है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को जो ग्रामर का जो टीचिंग होता है वो कुछ अलग वे से होता है और हिंदी मीडियम का कुछ अलग वे से होता है। बट अगर इस तरह से हम पढ़ते हैं सीखते हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बढ़िया रहेगा, उनको अच्छे से समझ में आएगा, डीपली समझ में आएगा। तो हमने इस मेथड को अपनाया हुआ है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले पहचान से वाक्य जो होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और क्रिया वर्तमान समय में करना या होना पाया जाता है। यानी जो भी वाक्य हो उसमें ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। पहला पहचान करने का तरीका। और दूसरा पहचान करने का तरीका है कि क्रिया वर्तमान समय में करना या होना पाया जाता है। कब से हो रहा है या कंटिन्यू है या मतलब और कोई चीज वहां पे आपको जानकारी नहीं मिलेगी, सिर्फ ये कि वो करना या होना पाया जाता है किसी सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं और क्रिया वर्तमान समय में करना या होना पाया जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पूरे टेंस में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दो टेंस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, क्योंकि यही आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप बाकी टेंसेस को इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम समझ रहे हैं, तो आराम से शांति से डीपली इसको समझिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के पहले हमें यह समझना होगा कि यहाँ पे हम बार बार आपको कुछ शब्दों का जिक्र करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट आप कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि सारी चीजों को हमें स्टार्टिंग से बताना पड़ रहा है। और स्टार्टिंग की कुछ चीजें ऐसी है जो नेसेसरी है, अगर नहीं बताएंगे तो आपको मे बी आगे जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे वो उसमें आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, डूअर। कोई भी क्रिया जो होती है, सपोज करिए कि राम विद्यालय जाता है, सीता गाना गाती है, बंदर पेड़ पे उछलता है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। तो कोई भी क्रिया जो हो रही है, जैसे राम बाजार जाता है तो जाने का क्रिया हो गया। वो क्रिया किसने किया, वो जो सेंटेंस में क्रिया हो रही है वो क्रिया किसके द्वारा हो रही है, और वो हो रही है राम के द्वारा। तो राम वहां पे हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ने क्या किया, क्रिया किया, कौन सा, जाने का। तो जाना जो हो गया वो आपका वर्ब कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। राम की क्रिया करने से प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बाजार, यानी कि राम बाजार पहुंच रहा है। बाजार एक प्लेस है, उस प्लेस पे राम जैसा एक व्यक्ति और वहां पे आ गया है। तो राम की क्रिया करने से जिस, यानी कि सब्जेक्ट की क्रिया करने से जिस स्थान पर या जिस व्यक्ति पे प्रभाव पड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो क्रिया करता है, और क्रिया यानी कि जो किसी कार्य को होना बताता है, और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अब उसके बाद में हम बात करते हैं पर्सन की। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, जो बोलने वाला वो फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, और उसके बाद में फिर आएगा आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पर्सन का रोल है।
तो जो क्रिया होती है वो फर्स्ट पर्सन, मतलब ये जो क्रिया हो रही है वो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर हो सकता है एंड आल्सो में भी प्लूरल। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जिसके द्वारा क्रिया हो रही है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो हम दोनों को ध्यान में रखकर ही सेंटेंस बनाएंगे। बार बार हम आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे बात किया था, सेंटेंस के प्रकार, और उन 5 प्रकार के सेंटेंसेस में से यहाँ पे कुछ हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है, सकारात्मक बातें की जाती हैं। तो इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, डूअर एक है, तो उसके लिए डूअर एक मतलब जैसे किसी का नाम हो गया राम, सीता, किसी का भी नाम हो गया, एक किसी का नाम हो गया, और ही आपको पता है लड़कों के लिए ही लगता है, लड़कियों के लिए सी लगता है, और बाकी जो बच्चे उनके लिए इट लगता है। तो नेम, ही, सी, इट, अगर ऐसे सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके सेंटेंस में तो उसके लिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ एस ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ब, यस या तो फिर यस, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके अलावा अगर कुछ बचता है तो हम अदर में लेंगे और उसको लास्ट में लिखेंगे। अब सपोज करिए यहाँ पे सेंटेंस दिया है राम बाजार जाता है, तो हम इसमें से फाइंड करेंगे सबसे पहले वर्ब, कौन सा काम हो रहा है। जिस तरह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं उसी तरह से आपको काम करना है। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की। तो ये इसको हम समझ लेते हैं इस तरह से अंडरलाइन करके, ये वर्ब हो गया आपका। और उसके बाद में ये वर्ब किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा, ये क्रिया राम के द्वारा की जा रही है, इसलिए ये राम जो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो राम जाता है, कहां जाता है, बाजार, तो बाजार आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं, सब्जेक्ट क्या है राम, तो यहां पे लिखेंगे राम, और उसके बाद में वर्ब क्या है, जाता है, तो जाता का लिखेंगे गो। लेकिन यहां फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यस या ईएस लगाना है हमें, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे ईएस। फिर उसके बाद में बाजार जाता है तो टू स्कूल, सॉरी मार्केट, टू मार्केट। कंप्लीट हो गया आपका ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। और रही बात अदर की, अदर इसमें दिया नहीं है। अदर मीन्स जैसे रोज बाजार जाता है, प्रतिदिन जाता है, सवेरे जाता है, शाम को जाता है, ठीक है, या किसी और के साथ जाता है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है नेम्स, मतलब एक से ज्यादा लोगों के नाम, जैसे राम और श्याम दोनों बाजार जाते हैं। उसके अलावा आई, वी, दे और यू, ये जो शब्द आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो हम उनको प्लूरल समझते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन में। तो इनको प्लूरल समझते हैं, इनका फॉर्मेट क्या बनेगा, इनका फॉर्मेट क्या बनेगा, इनके लिए फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सेम वही फॉर्मेट है, सिर्फ यहां पे यस यस दिया गया वर्ब के साथ में, यहां पे यस यस नहीं दिया गया है। अब इसको ट्रांसलेशन करके देखते हैं तो क्या आएगा, वे। पहले तो जैसे हमने पहले सेंटेंस में किया था, क्रिया क्या है, जाते हैं, वर्ब हो गया, वर्ब मिल गया हमको। ये क्रिया कौन करता है, वे हो गया सब्जेक्ट। और उसके बाद वे जाते हैं, तो कहां जाते हैं, बाजार, ये आपका ऑब्जेक्ट भी मिल गया है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, दे गो। अब गो लिख दिया, उसके बाद एस आएगा नहीं यहाँ पे, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है। दो और जगह आएंगे, हम बाद में बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे दे गो टू मार्केट, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया और ट्रांसलेशन भी करके देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा जो टाइप का सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक भाव व्यक्त करता है। उसमें भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन सीखेंगे।
तो दोनों का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए यहाँ पे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका फॉर्मेट आएगा क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब किसी का नाम, ही, सी, इट, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या आएगा? इसका फॉर्मेट आएगा सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर अदर कुछ दिया है तो लास्ट में अदर डाल लेंगे। इसका फॉर्मेट ये हुआ। अब फॉर्मेट के हिसाब से अब हम चलते हैं। राम बाजार नहीं जाता है, कौन सी क्रिया हो रही है? नहीं जाता है, ठीक है। कौन नहीं जाता है? राम। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया है। कहां नहीं जाता है? बाजार, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट रखेंगे पहले हम राम, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे यहां से डज, और नॉट लेंगे। वर्ब क्या है? यहां पे जाता है, तो गो लेंगे टू मार्केट। ओके। अब उसके बाद में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा लोगों के नाम, आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। और इसमें फॉर्मेट बनेगा आपका डू, फिर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसको ट्रांसलेशन कर लेते हैं। फिर से वही एज यूजुअल, पहले जैसे हमने फाइंड किया था, जाते हैं वर्ब मिल गया, कौन जाता है? वे सब्जेक्ट, बाजार हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, दे, फिर उसके बाद डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट, फिर वर्ब गो टू मार्केट। ओके। तो हमने क्या सीखा? नेगेटिव सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वहां पे सब्जेक्ट और डज नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके। अब थर्ड वन है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, तो हम दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल बेस पे हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कंफर्म नहीं होता कि किस प्रकार का क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कहा दो तरह के होते हैं। तो यहां पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी, हम यहां से बात करते हैं कि अगर पहला टाइप का क्वेश्चन हो, यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस होगा या नो होगा। सपोज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप हंग्री हो, आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो? तो आप कहोगे यस, अगर भूखे होगे तो कहोगे यस, अदरवाइज कहोगे नो। अगर मैं पूछूं आर यू अ बॉय, तो अगर बॉय होंगे आप तो कहेंगे यस, अदरवाइज कहेंगे नो। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस नो हो उसको बोलेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन। तो उसका फॉर्मेट होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पहले आएगा डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो पहले डू आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पे डज लग जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में, और यहाँ पे लगेगा डू। तो देखते हैं यहाँ पे, क्या राम प्रतिदिन बाजार जाता है? तो सबसे पहले हम वही फॉर्मेट वही स्टेप करेंगे। जाता है, पहले वर्ब ढूंढ लिया, फिर कौन जाता है? राम, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, फिर कहां जाता है राम? बाजार, ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके अलावा क्या दिया है? प्रतिदिन, यहां पे आपका दे दिया है अदर। ये एडवर्बियल शब्द है, तो हम यहां पे इसको अदर में डालेंगे, मींस लास्ट में रखेंगे जैसे यहां पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है अथवा प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट क्या है वो देखते हैं हम। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल हम चेक करेंगे। तो क्या सब्जेक्ट है हमारा? राम, सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है? तो राम हमारा सिंगुलर में आता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेंगे डज, फिर लेंगे सब्जेक्ट राम, फिर लेंगे गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू मार्केट। अब बचा अदर, तो वहां पे लास्ट में डाल देंगे इसको हम अदर, डेली। और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना।
क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं देते हैं तो पूरे सेंटेंस को रॉन्ग समझा जाता है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे दिया क्या राम और श्याम प्रतिदिन बाजार जाते हैं, तो वर्ब कौन सा है, जाते हैं। कौन जाता है, राम और श्याम, सब्जेक्ट हो गए, और कहां जाते हैं, बाजार, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्रतिदिन हो गया आपका अदर। तो अब फिर से ट्रांसलेशन करते हैं और एज यूजुअल स्टेप लेंगे। ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है जाने की, वो एक से अधिक डूअर है इसमें, राम और श्याम, तो हम दोनों को लेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये फॉर्मेट देखें, यहाँ पे लिखा है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगाएंगे डू, तो डू राम एंड श्याम, फिर आपका एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, फिर आपका आ जाएगा लास्ट में डेली, और इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने क्या सीखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी यस नो टाइप का, और यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस नो टाइप का और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। एक एक चीजों को आप दिमाग में बैठाते चलिए तो आपको याद रहेगा। अब हम बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है लेकिन ये WH टाइप का क्वेश्चन है। WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ब्रीफली देना पड़े, डिटेल में देना पड़े। सपोज करो कि मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप पहले क्वेश्चन के आंसर के जैसा यस या नो नहीं कह सकते। व्हाट इज योर नेम, यस, नो, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपको नाम बताना पड़ेगा। सर माय नेम इज अक्षत दुबे, तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। या फिर अगर मैं पूछूं आपसे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते यस, नो, आपको बताना पड़ेगा सर आई लिव इन, प्लीज बताओ, आई लिव इन इलाहाबाद, आई लिव इन सूरत, आई लिव इन मुंबई। तो आप जिस जगह पे भी रहते हैं उस जगह का नाम बताना पड़ेगा, तो डिटेल में बताना पड़ेगा, यस नो से काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डिटेल में जाना पड़ रहा है तो WH टाइप क्वेश्चन है, अगर आप यस नो में जवाब दे रहे हैं तो यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो यस नो टाइप क्वेश्चन का हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं WH टाइप क्वेश्चन का। तो WH टाइप क्वेश्चन में भी एज यूजुअल जैसे हमने यस नो टाइप में सिंगुलर प्लूरल की बात की, इसमें भी हम बात करेंगे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आपका शुरू होता है WH टाइप क्वेश्चन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो WH जो आपका होगा शब्द, हिंदी में अगर समझे तो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के बीच में आके पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, ऐसे वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और वो भी कौन सा, WH टाइप। और यस नो टाइप में कैसा होता है, पूरे वाक्य के शुरुआत में ही एक प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है और वो पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है, वो यस नो टाइप होता है। तो यहां पे देखते हैं WH टाइप यानी वो जो वाक्य बीच में आके पूरे वाक्य को इंट्रोगेटिव बना दे रहा है, उसकी इंग्लिश पहले हम लिख देंगे WH, फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सेम फॉर्मेट यही रहेगा, यही सेम फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ इसके पहले हम WH लगा देंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट है अगर तो हम सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और यहाँ पे WH यानी वो जो शब्द होगा, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, उसी की इंग्लिश हम पहले कर देंगे। तो यहाँ पे WH डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो यहाँ पे राम बाजार कब जाता है, तो सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेन डू राम गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद में वे बाजार क्यों जाते हैं। अब इस बार हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो नीचे वाला फॉर्मेट लेंगे, तो क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद में डू, सब्जेक्ट प्लूरल इसलिए डू लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट क्या, वे का क्या होगा, दे, वाई डू दे गो टू मार्केट। मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया है सभी जगहों पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेंटेंस तो मैं बहुत दूसरे भी ले सकता था, बड़ी ले सकता था और चेंज करके अलग अलग सेंटेंस का आपको अभ्यास करा सकता था, बट क्या है आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने एक ही तरह का सेंटेंस लेने की कोशिश किया, एकदम सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने फाइनली क्या समझा,
WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन जो होगा सेम फॉर्मेट जो यस नो टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ वो वाक्य जो बीच में आके उसकी उस पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक बना देना, उसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे। कब का व्हेन लिख दिया है, क्यों का व्हाई लिख दिया है, और बाकी वही फॉर्मेट है। फिर हमने सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहां पे लिखा है, यहां पे सॉरी गलती हो गई, यहां पे आएगा डज, फिर यहां पे व्हेन के बाद में डज, फिर राम, फिर गो टू मार्केट, यानी कि WH, फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो शब्द जो बीच में वाक्य में आकर इंट्रोगेटिव बना रहा है उसको हम पहले लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद में यही सेम फॉर्मेट रहेगा, डू दे गो टू मार्केट। इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, तो या फिर कब से, सिंस व्हेन, कहां से, आप कहां से आते हो, तो वहां पे आएगा फ्रॉम वेयर, और कब से सिंस व्हेन। और इसके अलावा अगर हाउ मेनी और हाउ मच जैसे शब्द आते हैं, यानी कि कितने बच्चे, तो कितने बच्चों के साथ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, तो यहां पे हाउ मेनी आएगा कितने के लिए, तो हाउ मेनी के साथ में नाउन भी आएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन, फिर बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डू कम हियर टू स्टडी। और अगर हाउ मच किसके साथ आता है, जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन, आप रोज कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली। तो हाउ मेनी, हाउ मच जैसे शब्दों के साथ में उनसे रिलेटेड नाउन भी आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर आपका हु से क्वेश्चन अगर होता है, हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ में एस आता है, और दूसरा आता है आपका हु के साथ में। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु के साथ में एस आता है, वहां पे कौन पढ़ाता है, तो आप उसको WH टाइप क्वेश्चन समझ के वहां पे इस फॉर्मेट को नहीं फॉलो करेंगे। आप कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे दिया हुआ है, मैं आपको करके बताता हूं। जैसे यहां पे दिया है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो यहां पे हम इसकी इंग्लिश पहले करेंगे हु, उसके बाद में टीच, और हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में एस लगता है, और दूसरा यहां पे लगता है हु टीचेस यू इंग्लिश। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एस लगाना है। तो ये दूसरा वो जगह है जहां पे एस लगेगा अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा। एक और जगह है, जब कभी सेंटेंस ऐसे हो कि राम बाजार कभी नहीं जाता है, तो कभी नहीं आ गया है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आएगा, लेकिन यहां पे डज नॉट और डू नॉट नहीं आप लगाएंगे। राम नेवर गोज टू मार्केट, तो यहां पर भी एस लग गया। तो कहां कहां एस लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में एस लगेगा, या तो फिर हु के साथ एस लगेगा, या तो फिर अगर कभी नहीं दिया है शब्द, नेवर दिया है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आएगा, एस आएगा। और अगर नेवर के साथ में सब्जेक्ट प्लूरल दिया है तो एस भी नहीं आएगा, सिर्फ V1 आएगा। लेकिन कभी नहीं के साथ में ये डज नॉट और डू नॉट का जो फॉर्मेट है इंट्रोगेटिव का, ये नहीं आएगा कभी नहीं के साथ में। उम्मीद है आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके जितने भी कंटेंट है उस पर चर्चा करने के लिए। थोड़ा सा अगर हम और समय देते तो शायद और बेहतर ढंग से समझ सकते थे, बट आपको पता है कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। थैंक यू।